नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की, जहां हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे प्रभावी हैं, जो मुद्दे असर डाल सकते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हम इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएंगे। हालांकि चुनाव आयोग जब मत प्रतिशत नहीं रिलीज़ करता, जब डेटा नहीं देता, तब उसकी जो ये दावे हैं ये कहीं खोखले नज़र आते हैं। ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी, जहां पर ये कहा गया था एडीआर और कॉमन कॉज की तरफ से कि जो मत प्रतिशत का आंकड़ा होता है, जो एब्सोल्यूट जो असल नंबर्स होते हैं, वो 48 घंटे के अंदर निर्वाचन आयोग को देने चाहिए। जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा था कि 17C जो एक फॉर्म होता है जिसमें ये सभी डेटा होता है, ये देना उनके लिए कानूनन ज़रूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है इसे देने के लिए। आज शुक्रवार को ये सुनवाई जो थी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उसमें कॉमन कॉज भी है। आज स्टूडियो पर इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कॉमन कॉज की गवर्निंग काउंसिल की एक सदस्य अंजलि भारद्वाज, आपका स्वागत है। और द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु, सर आपका स्वागत है। अंजलि, पहला सवाल मेरा आपसे, जो शुक्रवार की सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो छुट्टियों के बाद इस मसले को सुनेगा। इसको जो चुनाव आयोग का कहना था कि इस मामले में दम नहीं है, या जिस तरीके के दावे चुनाव आयोग कर रहा था, उस दावे के समकक्ष जब हम देखते हैं चुनाव आयोग को जो आदेश देने से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके हम क्या मायने समझें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो एक बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर है। हमारे देश में चुनाव होते हैं, लगभग 100 करोड़ लोग वोट डालने जाते हैं और अभी तक 5 फेज़ हो चुके हैं चुनाव के। पहला जो फेज़ था वो 19 अप्रैल को हुआ। आज हम ऑलरेडी 24-25 मई में हैं। 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने वोट डाला पहले फेज़ में। सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़, किसी फेज़ का भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट लोगों को मालूम नहीं है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने फर्स्ट फेज़ के ख़त्म होने के 11 दिन बाद, एक बड़े लंबे समय के बाद और बाकी फेजेस के 4-4 दिन के बाद सूचना दी कि फाइनल टर्नआउट उनकी परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट क्या है। और जो इंक्रीज़ हुआ जिस दिन फेज़ ख़त्म हुआ, चुनाव ख़त्म हुआ, उससे जो इंक्रीज़ उन्होंने बताया वो एक बहुत ही शार्प हाइक था, अनयूजुअल हाइक, 6% के करीब। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के मन में बड़े सवाल उठते हैं, और वो स्वाभाविक भी है कि एक शंका हो कि वोटर टर्नआउट सही से क्यों नहीं हमें मालूम पड़ पा रहा, और एकदम से इतना उसमें इंक्रीज कैसे हो रहा है, उछाल कैसे आ रहा है। और ये एक डिमांड उठी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म 17C पार्ट 1 जो है वो लोगों के साथ शेयर करें, मुहैया करा दें वो। अब फॉर्म 17C पार्ट 1 होता है जो कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन एंड ऑफ पोलिंग पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हर पोलिंग स्टेशन पे होते हैं वो ये फॉर्म को भरते हैं। उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा लिखा जाता है कि कितने लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग करी। ये बहुत साधारण सी बात है कि ये सूचना अगर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर डाल दे, इसको केवल एक फ़ोटो लेकर या स्कैन कर कर डालना है, तो लोगों के मन में जो भी शंका है वो दूर हो जाएगी। सबको मालूम होगा कि एग्जैक्ट आंकड़े ये थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसे करने से लगातार इनकार कर रहे हैं। जी, उन्होंने हलफनामे में कहा कि ये डेटा जो है अगर सामने आएगा तो ये एक तो ये हम किसी IT प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते, दूसरा उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है। जी, हजारों लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये बात लिखी कि आप ये सूचना मुहैया करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, वो तो 2019 से याचिका पड़ी है, उस पर सुनवाई नहीं हुई। अभी एक और फ्रेश उसमें IA डाला गया इसी कारण कि ये सूचना मिलनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो पूरा प्रक्रिया चल रही है चुनावी उसमें लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, 3-4 तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही अजीबोगरीब तर्क दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म 17C है उसका उसके पोजेसर के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप है और इसलिए उसे वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब ये तो मतलब इलेक्शन कमीशन शायद भूल गए हैं कि लोगों का संवैधानिक अधिकार है सूचना का अधिकार,
तो अगर कोई रिकॉर्ड मांगते हैं तो लोगों का अधिकार बनता है हमारे लोकतंत्र में कि वो रिकॉर्ड ले सके। ऐसे तो हर कोई सरकारी अधिकारी कहेंगे कि हमारा रिकॉर्ड के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है, हम किसी और को नहीं देंगे, तो सूचना के अधिकार का मतलब खत्म हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि अगर हम देने लगेंगे तो लोग इसका मिसयूज करेंगे, क्योंकि अगर हम फोटो या स्कैन करके डालेंगे तो उसको मॉर्फ कर लिया जाएगा। पर अब ये यहाँ मॉर्फिंग जी यहाँ मैं ये रोकना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे जो भी सामग्री है इस समय, जिस तरह हम डिजिटल युग में हैं, वो सारी इस तरीके के खतरों से जूझ रही है। ये वल्नरेबिलिटी जो है ये डिजिटल के साथ में आती है। बिल्कुल, और ऐसे करके तो फिर इलेक्शन कमीशन कोई भी सूचना नहीं डालेंगे क्या? क्योंकि और कोई भी सरकार कोई सूचना क्यों डाले, वो तो सब यही कहेंगे कि मॉर्फ हो जाएगी और मिसयूज हो जाएगी। और ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। हमारे देश में कितनी सूचना जो है वेबसाइट्स पर है गवर्नमेंट की, कौन मॉर्फ कर रहा है? बल्कि जब आप पुख्ता सूचना डाल देते हैं तो अगर कोई गलत प्रचार कर भी रहे हैं वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि पुख्ता सूचना सामने आ जाती है। और ये कह रहे हैं कि बहुत भीड़ लग जाएगी अगर हम देने लगेंगे फॉर्म 17C पार्ट 1, तो लोग बहुत भीड़ लगा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इतनी बेसिक सूचना, क्योंकि देखिए फॉर्म 17C पार्ट 1 इज़ द ओनली स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो कि ऑथेंटिकेटेड वोटर टर्नआउट बताता है हमारे देश में। तो वो जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर लोगों के मन में ये शंका है या ये सवाल उठ रहा है कि वोटर टर्नआउट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बनती है रोल इलेक्शन कमीशन का कि वो खुद ब खुद लोगों के सामने पुख्ता सूचना डाल दे कि ये ऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड वोटर टर्नआउट है, आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों का खुद ही सारे जो फियर्स और क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाएगा उन्हें। हम तो यही सोच रहे थे कि जब ऐसा सुझाव जाएगा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की वेट नहीं करेंगे, वो तो खुद ही डाल देंगे ये सूचना। पर आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में उनका हलफनामा भी दायर हुआ और जो बातें उनके काउंसिल ने कही, उन्होंने तो पूरी तरह से विरोध किया है ये सूचना को मुहैया कराने के लिए। जो मुझे लगता है कि कहीं भूल रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिनका एक संवैधानिक एक रोल है हमारे देश में, लोकतंत्र में सही से चुनाव हो उसका। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में कहा कि लोगों को जानने का अधिकार है। तो ये जो सवाल आज उठा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम ये सूचना, उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि नहीं, लोगों का राइट नहीं है, लीगल मैंडेट हमारा केवल ये है कि हम कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स को ये सूचना देंगे। एक किसी भी चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर तो वोटर होते हैं। लोकतंत्र में लोग सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। एक पोलिंग एजेंट, कैंडिडेट, पार्टी तो बाद में आती है। तो लोगों का अधिकार बनता है, और इलेक्शन कमीशन का ये सब कहना मुझे लगता है कि बहुत ही चिंताजनक है। वीनू, आपसे सवाल करूंगी, चुनाव आयोग का जो ये रवैया है, इससे चुनावी प्रक्रिया जो है उसकी स्वतंत्रता कैसे बाधित होती है? कैसे हम ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से मत प्रतिशत या फिर आंकड़े जो हैं, असल आंकड़े जो हैं वो ना बताने से, क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये भूल रहा है कि वो लगातार जो दावे कर रहा है निष्पक्ष होने के, उन पर भी कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल। ये जो अंजलि ने जो बात कही, ये तो एक किस्सा है जी। अगर आप इस चुनाव आयोग, जिस तरह ये चुनाव आयोग बना और इसकी जो आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें और ये हिस्ट्री भी देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि चुनाव आयोग किस तरह बनना चाहिए और उसमें एक चीफ जस्टिस का होना भी ज़रूरी है, और उसको खारिज करते हुए सरकार ने जिस तरह अपनी तरफ से जो लॉ पास करके अपनी तरह का जो चुनाव आयोग बनाया है, उससे ही क्रेडिबिलिटी, चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान लगना शुरू हो गया था। मगर इनके पास, उसके बावजूद इनके पास एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के होने के तहत जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसके बाद तो पूरा चुनावी जो प्रक्रिया, प्रशासन पूरा इनके कंट्रोल में है, पूरा पावर है इनके पास। ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी रिकवर कर सकते थे। इसके बावजूद कि जिस बैकग्राउंड में ये चुनाव आयोग बना और जिस सर्कमस्टांस में इनमें से एक मेंबर जो बिल्कुल बिना किसी रीज़न के एकदम छोड़ के रिज़ाइन करके चले गए, उसके बाद इन्होंने उसको रिप्लेस किया, तो इनके पास मौका था कि लोगों का कॉन्फिडेंस ये लोग जीत सकते थे।
और ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे तो कॉन्फिडेंस जितना बनता ही था। जो कल कुरैशी साहब एक टीवी में बोल रहे थे, इसमें अंजलि भी थी, वो मेरे ख्याल उस प्रोग्राम में नहीं थी मगर उसी चैनल में, वो उन्होंने कहा ये तो हमेशा ही डिक्लेयर होता हुआ आ रहा है, जो हर एक बूथ में आप वो सीरियल नंबर पे लोग आके वोट करके जा रहे हैं, और वो सीरियल नंबर हर 2 घंटे बाद अपडेट्स आता है, और एंड में वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करके वो नंबर डिक्लेयर हो जाता है। तो ये तो एक इतनी रूटीन चीज़ है, जैसे ये कह रही थी, इतनी एलिमेंट्री चीज़ है, इसको लेके इतना बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल एक इशू बना दिया है और अपने क्रेडिबिलिटी पे ही सवालिया निशान कर दिया है। तो ये तो बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती किस तरह चुनाव आयोग ने इस इशू को, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जब इनकी जो नियत तब मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी मैंने सुनी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों कमिश्नर साथ थे, जब इलेक्शन अनाउंस जब उन्होंने किया, उसी से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट आया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मगर कुछ प्राइवेसी का भी हमें इंश्योर करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्राइवेसी को बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक दिया, मतलब एज एन इशू। उन्होंने कहा कि एवरी वोटर हैज़ अ राइट टू नो कौन कितने पैसे दे रहा है, तो उसमें कोई प्राइवेसी का तो इशू था ही नहीं। मगर जिस तरह इन्होंने जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने उलट कर दिया, उसी मुद्दे को वापस ये डिस्कोर्स में ला रहे थे, तभी मुझे ये शक हुआ कि ये चुनाव आयोग ये किसी के डायरेक्शन पे चल रहा है ये। जी, मैं इसमें दूसरा पहलू जोड़ रही थी कि वो उसमें चुनाव की तारीखें अनाउंस करने के लगभग वो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो उसका बड़ा हिस्सा था, लगभग 35 से 40 मिनट तक, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि कैसे चुनाव आयोग इस चुनाव को, इस पूरी प्रक्रिया को जो शुरू होने वाली है उसे निष्पक्ष रखेगा, कैसे उसमें कोई बायस नहीं होगा। पर उसके बाद से जब से हम लगातार देख रहे हैं, बहुत सारी आलोचना हुई है चुनाव आयोग की, बात चाहे मत प्रतिशत देने की हो, चाहे बात एमसीसी के वायलेशन की हो, लगातार हम चुनाव आयोग को देख रहे हैं वो सवालों के घेरे में ही खड़ा हुआ है। यहाँ अंजलि मैं दूसरा सवाल करूंगी कि ये जो मत प्रतिशत जिसके लिए हम बात करें कि ये जो एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, मतदाताओं ने कितने लोगों ने वोट किया है, ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जब वोटिंग हो रही है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कितने लोगों ने वोट डाला। अब अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि कितने लोगों ने वोट डाला, फिर कैसे कंपैरिजन होता है कि कितनी वोटें काउंट की गई। और ईवीएम अब हम जानते हैं कि यूज़ हो रहा है चुनाव में, ईवीएम के ऊपर कितने वोट पड़े हैं वो एंड ऑफ द डे पे एक बटन दबाने से सामने फिगर आ जाती है कि इतने वोट कास्ट हुए ईवीएम पे। उसे लिखना होता है फॉर्म 17C पार्ट 1 में। अब ये जो सूचना है ये इतनी बेसिक सूचना है, लेकिन अगर ये सूचना लोगों के पास होगी नहीं तो उनके मन में एक तो वो कैसे जान कैसे पाएंगे। जो सूचना के अधिकार की हम बात करते हैं, क्या लोगों को लोकतंत्र में जानने का हक नहीं है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट करी? आफ्टर ऑल बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं आप सब भागीदारी बढ़ाइए, लोग आके वोट करिए, तो लोगों को आप बेसिक इंफॉर्मेशन तो देते रहिए। अब दूसरी बात क्या है कि परसेंटेजेस में बात होती रहती है। अब परसेंटेज का तो ये मतलब होता है कि जहां पर 100 करोड़ के करीब लोग वोट कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई कह भी दे कि 66.65% है, उसमें भी आप हजारों वोट्स का कम और बढ़ाने की बात हो सकती है। तो अगर इस तरीके से, जैसे अगर आप अभी देखें जो फिगर्स डाले भी गए हैं उसमें भी अगर कैलकुलेशन करी जाए तो ये रिपोर्ट हो रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जिस दिन वोटिंग ख़त्म हुई जो फिगर डाला गया, और अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स बढ़ गए, वो उछाल जो आया है। अब कितनी सारी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां पर मार्जिन्स थाउजेंड्स में होते हैं, कहीं पर तो और भी कम होते हैं। तो ऐसे में फिर लोगों के मन में ये सवाल उठना, शंका उठना बहुत जायज़ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हेर फेर हो जाए रिजल्ट्स में ट्रस्ट लोगों का। तो इसलिए ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो कि इलेक्शन कमीशन को खुद करनी चाहिए थी कि वो कह दें हमारे पास हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस दिन चुनाव खत्म होता है रिटर्निंग ऑफिसर को जाकर सील्ड एनवेलप में एक फॉर्म 17C दे देते हैं अपना। तो
रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हैं, उनके पास सारे के सारे फॉर्म 17C है, और अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो 2000 के करीब पोलिंग स्टेशन, मतलब 2000 के करीब 17C फॉर्म्स हर एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास हैं। क्या आपत्ति है? आजकल हम कहते हैं हम विकसित भारत बन गए हैं, प्रगतिशील हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप एक स्कैनर नहीं रख सकते। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 30-30 हजार रुपए का स्कैनर आता है, 1 घंटे से कम में वो 2000 पेज स्कैन कर देंगे, उसको आप अपलोड कर दीजिए, वो सूचना लोगों के पास आएगी। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो और वरना ये होता है कि भाई एक्चुअल लोगों ने वोट कितनों ने किया, कहीं इसमें हेर फेर तो नहीं हो जाएगी। तो जो पूरी एक चीज होती है कि निष्पक्षता के साथ काम हो, फेयर इलेक्शन हो, दूसरा है यू ऑल्सो हैव टू बी सीन टू बी फेयर एंड इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी तरफ से तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। इसमें एक और मुद्दा है मीनाक्षी, मैं ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल बात मैं कह रहा हूँ। पीछे एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून ड्रॉ किया था, हमने ट्विटर में भी चल रहा है काफ़ी, कि एक आदमी एक छोटे से बच्चे को लेके आ रहा है, वो ये कह रहा है कि ये फेज उन्हें पैदा हुआ था जी। मतलब ये तो आप ये सोचिए कि पहले कभी चुनाव इतने लंबे लंबे फेजेस में नहीं होते थे। तो अब सोचने वाली बात है, ये इस सरकार में ये क्यों हो रहा है ऐसा, इतने लंबे फेजेस? क्योंकि ये सरकार जो है, जो इनके जो मेन जो टॉप लीडरशिप है, ये लोग इंफॉर्मेशन कंट्रोल और नैरेटिव कंट्रोल के प्रति ऑब्सेस्ड है। मतलब एक पागलपन है इनका कि किसी तरह इंफॉर्मेशन कंट्रोल, चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, सिंपल सा हो, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर हो, नहीं अभी नहीं बताएंगे, आपको याद होगा 2019 से पहले जो 45 ईयर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर जो सरकार से आई थी, वो उन्होंने रोका, फिर इलेक्शन जीतने के बाद फिर उसको सार्वजनिक उसको पब्लिक किया। तो ये हर किस्म के इन्फॉर्मेशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि शुरू में जब लो टर्नआउट, अब जैसे अंजलि कह रही थी, टर्नआउट लोग क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं पिछले इलेक्शन से हुआ। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं कि भाई ज़्यादा टर्नआउट होने से हो सकता है कि भाई लोग खुल के और बड़े एंथुसियास्टिकली वोट कर रहे हैं। ज़्यादा टर्नआउट ये माना जाता है कि रूलिंग पार्टी के, और उसमें सीधा पहलू ये है कि जब हम नंबर ऑफ वोट से काउंटिंग कर रहे हैं, हम जीत हार तय कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितने लोग वोट कर रहे हैं। लो टर्नआउट से ये लोग थोड़े बौखलाए शुरू में, और उसका सीधा असर हमें दिखा ये इलेक्शन कमीशन के पूरे बिहेवियर पे। तो कि भाई वोट नहीं, बीजेपी अपना वोट ला पा रही है कि नहीं है, और ये जो सारी शंकाएं पैदा हुई, उसको हटाने के बजाय, उसको पारदर्शिता से उसको इमीडिएटली फिगर देने के बजाय इन्होंने उसको और कंफ्यूज किया। और ये इनकी फितरत है। दे वांट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, दे वांट टू कंट्रोल नैरेटिव्स, 7 फेज। तो कई बार नैरेटिव इनके खिलाफ भी चले जाता है। कहीं ना कहीं आप उन्हीं आरोपों को जो कांग्रेस कह रही है, जो विपक्ष कहता आ रहा है, उसी को कि हाँ चुनाव आयोग जो है पक्षपाती रवैया अपना रहा है, आप उसी की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस पिछले 10 साल में इतने लंबे लंबे फेजेस में इलेक्शन जो हो रहा है, इस पे अपना माइंड उन्होंने अप्लाई किया है। ये जो सरकार जो मेरे ख्याल जो बोलती है वो मान जाते हैं, तो चलिए करिए। बंगाल में इन्होंने 7 फेज में किया था, आपको याद होगा। एक स्टेट में इन्होंने 7 फेज क्यों किया? क्योंकि हर एक फेज में दे वांट टू कंट्रोल नैरेटिव कंट्रोल। इस बार भी कुछ सवाल उठते कि तमिलनाडु में सीटें कम हैं, बिहार में भी उतनी ही सीटें हैं, पर तमिलनाडु में 1 फेज 2 फेज में चुनाव निपट गया, जबकि बिहार में 7 फेजेस में पोलिंग होनी है, अभी 2 फेज बाकी हैं। इसके अलावा जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, वो हैं चुनाव आयोग जो आचार संहिता जो लागू है, इसका जो उल्लंघन हो रहा है लगातार सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा। हम बात करें परसों जो इन्होंने डांट लगाई है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच में उनका नाम लिए बगैर कहा है पार्टी के स्टार प्रचारक। आप जब हम चुनाव आयोग का कंडक्ट देखते हैं, हम ऑन होल देखते हैं, हम एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, क्या चुनाव आयोग के पास जब वो कहता है कि नहीं ये आचार संहिता का पालन होना चाहिए, इसका उल्लंघन जब होगा तो हम इस पर एक्शन लेंगे या उन्हें कार्रवाई करनी होती है, क्या उनके पास कोई ऐसा एपरेटस होता है, क्या उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो मॉनिटर कर रही है कि जो प्रचारक हैं वो क्या बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, संविधान ने इलेक्शन कमीशन को बहुत वाइड रेंजिंग पावर्स दी हैं। जब चुनाव चल रहे होते हैं,
प्रोबेबली सबसे पावरफुल बॉडी हमारे देश में चुनाव आयोग है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग अगर चाहें वो नहीं जान सकते, वो उस पर निगरानी नहीं रख सकते कि क्या हो रहा है, पर उसके बियॉन्ड भी एक पूरी प्रक्रिया होती है कि शिकायतें आ सकती हैं चुनाव आयोग के पास कि कहीं पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशंस हो रही हैं। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक इवन हैंड से, एक प्रॉपर तरीके से, बिना सिलेक्टिव एक्शन लिए हुए इन सारी की सारी जो शिकायतें आती हैं इन पर एक्ट किया जाए। अब आप ये देखिए, इस साल की ही बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली 2019 में भी जो चुनाव हुए उस पर एक सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस जो बैठा था जस्टिस लोकूर के चेयरपर्सनशिप में, और मैं भी उसका हिस्सा थी। उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें साफ नज़र आया कि किस तरह से जो चुनाव आयोग था उसने कैसे एक्शन लिया या नहीं लिया कई केसेस में, और कैसे सिलेक्टिव एक्शन हुआ। आपको याद होगा नमो टीवी शुरू हुआ, बहुत सारी स्पीचेस दी जा रही थी 2019 में भी, जिस धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो जब इन सब चीज़ों के ऊपर शिकायतें जा रही थी, एक्शन क्या हो रहा था वो बड़ा चिंताजनक था। साथ ही में उस समय पे जो एक आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त मिस्टर लवासा, उन्होंने जब डिसेंट नोट दिया कि ये सही तरीका नहीं है, उन्होंने कहा मैं इससे नहीं मानता हूँ, तो उनका डिसेंट रिकॉर्ड भी नहीं किया जा रहा था और फिर उन्होंने रिज़ाइन भी किया। अब यही अगर हम देखें कि अब क्या हो रहा है 2024 के चुनावों में, हम वही देखते हैं कि हेट स्पीचेस हो रही हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही है। जब एक किसी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ शिकायत होती है उसमें तो बड़ी एकदम फुर्ती के साथ में एक्शन लिया जाता है, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है। पर जब किसी रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ शिकायत होती है तो सब लोग पूछते रह जाते हैं कि कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ। अभी हाल ही में जब एक शिकायत हुई थी इलेक्शन कमीशन में अबाउट द हेट स्पीच एलिजिडली बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो तो सबने देखी भी, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं हुआ। जब बहुत शोर मचा तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजने की बजाय नोटिस मिस्टर नड्डा को भेजा, और ये उनका नाम भी नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। और अब इलेक्शन कमीशन ये कहने लगा हम नाम नहीं लिया करेंगे। अरे किसी के खिलाफ आपको नाम से शिकायत आई है, आप किस टाइप का सिग्नल भेज रहे हैं टू द पार्टीज? आचार संहिता को अगर खुद ही चुनाव आयोग सीरियसली नहीं लेंगे, एक्शन सिलेक्टिव करते हुए देखे जाएंगे, तो लोगों का जो विश्वास है ये इरोड होता है। और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देखिए पार्टीज अपना काम करती हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो अपना काम नहीं करते, वो लगता है कि कैप्चर हो गए हैं, तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो पूरी प्रक्रिया से उठ जाता है। जनतंत्र का नाम ही है कि वो लोगों का विश्वास। बिल्कुल, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो किसी पार्टी विशेष या किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरह से काम करें और दिखें निष्पक्ष तरह से काम करते हुए। वेणु, मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने जो पिछले कुछ भाषण है उसमें लगातार मैंने 3-4 स्पीचेस उनकी सुनी हैं, रोज़ उनकी स्पीचेस का सिर्फ इसलिए ट्रैक रखा जा रहा है कि उन्हें फैक्ट चेक कर दिया जाए, पर हर स्पीच में वो धर्म पे शुरुआत कर रहे हैं। वो लगातार बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, वो लगातार मथुरा, काशी, ये मंदिर, वो मंदिर, इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं। क्या हमारे पास अब कोई भी ऐसा विरोध करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया? चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर रहा है और इस पे हमें कहीं से कहीं तक कोई विरोध देखने को मिलता है? क्या स्वीकार कर चुका है वोटर कि हाँ अब तो मामला ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही धर्म पे ही बात होगी? ज़्यादातर जो हमारी जो एनालिस्ट की कम्युनिटी भी जो है वो ये बात मान के चल रही है कि ये टैक्टिकल कुछ इनका वो है, गेम चल रहा है, पॉलिटिक्स, कंसोलिडेशन। मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने कोर हिंदू वोटर्स को वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। मतलब शॉकिंग बात ये है कि कोई ये नहीं देख रहा कि इन हेट स्पीचेस में कि पूरा एक समुदाय को वो घुसपैठिया बता रहे हैं और इस तरह की अश्लील बातें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल रही हैं और उस पर कोई आई मीन द शॉकिंग पार्ट ऑफ इट इज़ दैट प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं और अपने प्रचार में बोल रहे हैं और बाद में एडमिट भी कर रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम मैंने अगर किया तो मैं पब्लिक लाइफ के लायक नहीं हूँ। मतलब वो एक तरह से वो कन्फेशन हो गया। हाँ, उस कन्फेशन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं दूसरे दिन से
अभी पीछे बोल दिया कि कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर चला देगी राम मंदिर पे। अब ये तो इस स्टेटमेंट का क्या मायना है? इस ताले statement का- लगा देगी उनकी, अगर हम उनकी स्पीचेस पढ़ रहे हैं ये बात उनमें तो हर ये तो जगह पर है आप तो कि incite ताले कर रहे लगा हो, देंगे। you're inciting the majority और community हम इसमें देख रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था जो है, चुनाव आयोग भी है, अदालतें भी हैं, कोई भी यहाँ पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि ये धर्म के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं या फिर हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। क्या वजह है कि इतना बुरी तरीके से ये व्यवस्था जो है, सिस्टम जो कैप्चर हो चुका है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जो धर्म का मामला है, विपक्ष भी इस चीज़ पर उतने आक्रामक होकर मुझे नहीं लगता कि किसी ने विरोध किया है कि लगातार ये उनकी सारी स्पीचेस जो हैं वो एक वेबसाइट पे दर्ज होती हैं, जाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है। उन सारी स्पीचेस में अगर धर्म और मंदिर और इस तरीके की चीज़ें निकाली जाएंगी, वो पूरे प्रमाण सहित मौजूद तो हैं। ये तो इनका मीनाक्षी, इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है। जो संघ परिवार जो है इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहती है और कई सालों से कर रही है। हो सकता है 20 साल पहले अगर ये स्पीचेस होती तो अगर सेशन चुनाव आयोग के जब चीफ इलेक्शन हुए वो एक्शन ले लेते। तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस भी इन सब चीज़ों को इंटरनलाइज करके नॉर्मलाइज भी कर रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है नॉर्मलाइज। मैं तो कहूँगा कुछ हद तक जुडिशरी भी कर रहा है नॉर्मलाइज। अब इससे कुछ लोग मेरे से शायद सहमत ना हो, हाईएस्ट जुडिशरी भी कुछ हद तक इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा है। अगर आप राम जन्मभूमि का अगर जजमेंट देखें तो कुछ हद तक तो नॉर्मलाइज हुआ है ना जी। पर अगर हम बात करते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगने की, लगातार धर्म के नाम पे वोट मांगना है, नॉर्मलाइज होकर चीज़ें इस पॉइंट तक पहुंच गई हैं कि हम एक समुदाय को डिमोनाइज कर रहे हैं, हम उनका लगातार दानवीकरण हो रहा है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो लोगों के जनमानस में वो स्वीकार्य है कि हाँ, ये तो बोलते ही रहते हैं। क्या इसका प्रभाव लगता है कि क्या इसका कोई प्रभाव किसी एक तबके पे पड़ेगा? उसमें कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये टैक्टिकल इनकी वोटर समझ रहे हैं इस चीज़ को। वोटर तो समझ रहा है, वो वोटर तो बिल्कुल समझ रहा है। जो हिंदू वोटर है, मुझे मतलब आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट ज़्यादातर हिंदू वोटर ये समझ रहा है कि ये अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और पोलराइज कर रहे हैं। वो तो है, मगर देखना है कि वो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। इनको जो वोट पड़े हैं बीजेपी को, पिछले बारी जो 37% जो ओवरऑल वोट पड़ा था, इस बारी मेरा मानना है कि इस बारी 37 से इनका गिरेगा वोट, क्योंकि ये कई जो मॉडरेट हिंदूज हैं उनको ये बात समझ में आई है जो आप पूछ रही हैं ना, जो जिस तरह की स्पीचेस हैं। मैं तो मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि अगर ये 37% जो बीजेपी को, उससे अगर ये बढ़ के अगर 40% हो जाए इस तरह की स्पीचेस के बाद, मुझे आश्चर्य होगा। मैं पता नहीं अंजलि का क्या व्यू है इसमें। नहीं, नॉर्मलाइजेशन की आपने बात करी, नॉर्मलाइज कैसे होती है कोई चीज़? आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, जब उनसे वो इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं करते हैं पर इंटरव्यूज़ जब देते हैं, कोई मुड़कर सवाल नहीं पूछते हैं। अगर वो कहते हैं मैं तो कभी भी धर्म के नाम की पर डिवीज़न की बात ही नहीं करता हूँ, तो कोई उनको वापस सवाल ही नहीं पूछते हैं। लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। इस पूरी चीज़ को नॉर्मलाइज करने में कहीं वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हैज़ टोटली फेल्ड द सेक्युलर फैब्रिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इन दिस कंट्री। दूसरी बात है कि अब इलेक्शन कमीशन, मैंने जैसे कहा, इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर्स हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं, किसी को सस्पेंड कर दें कि आप इस पूरे अब 1 महीना प्रचार ही नहीं कर सकते। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं जो इतनी साफ तरह से उल्लंघन है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। आप MCC जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन कर रहे हैं ब्लेटेंट। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले, वो एक और सिग्नल है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन होते होते फिर जैसे कहा, जुडिशरी भी कई जगह पर हम देखते हैं कि कई जगह पर तो जुडिशरी ने, जैसे अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में जुडिशरी ने, कैलकाटा हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप इनफ एक्शन नहीं ले रहे हैं और उन्होंने फिर रुकवाया प्रचार कई लोगों का, लेकिन कई जगह पर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला दें तो नॉर्मलाइज तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप और हम किस चीज़ को नॉर्मल देखते हैं, क्या बात होती है, किस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उसमें ये भी इंस्टीट्यूशंस का रोल है। अभी 10-15 दिन पहले पहला इंटरव्यू जो मोदी जी ने दिया, एक सबसे बड़े नेटवर्क को दिया हिंदुस्तान के, जो एक बहुत बड़ा उद्योगपति उसको चलाता है, मुकेश अंबानी, और उसका एडिटर
उसके एडिटर और साथ में 2 लोग बैठे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप ये कांग्रेस पावर में आएगी तो आप लोगों के घर में छापा लगेगा और जो औरतें जो थोड़ा बहुत सोना रखती हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा। और वो एडिटर कोई एक काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं जी। लगातार ऐसे दावे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर किए गए और बीच में खबर आई कि लोगों ने मैनिफेस्टोस बहुत ज़्यादा संख्या में डाउनलोड भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग अपने आप, जब मीडिया जिम्मा नहीं उठा रही तो लोगों ने खुद अपने आप जिम्मा उठा लिया कि वो फैक्ट चेक कर ले कि मैनिफेस्टो में क्या है। अंजलि, चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल जो है जो रह गया फॉर्म 17C के बारे में। फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट्स के पास होता है। पोलिंग एजेंट्स वो लोग होते हैं जो पार्टीज़ के लोग होते हैं। बहुत सारी छोटी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारे निर्दलीय ऐसे उम्मीदवार होते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंट कर सकें। ऐसे में जब चुनाव आयोग ये कहता है कि पोलिंग एजेंट्स से डेटा ले लें, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहा है? और ऐसे में उन जो ऐसे उम्मीदवार हैं वो क्या कर सकते हैं? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि जो 49S रूल है उसमें ये लिखा गया है कि सभी जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देना होता है फॉर्म 17C। पर जैसा आपने कहा, जो छोटी पार्टीज से लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं, कई बार उनके पास संसाधन नहीं होते कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2500 पोलिंग स्टेशन है, तो वो इतने लोगों को बिठा सकें। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पोलिंग एजेंट नहीं थे तो हम आपका ये अधिकार ही नहीं देंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना केवल पोलिंग एजेंट्स को बल्कि कैंडिडेट्स को भी डायरेक्टली ये फॉर्म, अगर वो चाहें पोलिंग एजेंट नहीं हो तो दे दिया जाए। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो हलफनामे में लिखा कि किसी और को पोलिंग एजेंट के अलावा उन्हें लीगली मैंडेट नहीं है देने का ये फॉर्म 17C, ये बिल्कुल गलत दावा है। क्योंकि अगर आप रूल 93 देखें जो कि कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें लिखा है कि आप और हम, कोई भी इंसान जाकर एक फ़ी देकर फॉर्म 17C ले सकते हैं, तो उस पर कोई बार नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो अब हियरिंग होगी आगे, क्योंकि आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बेसिकली ये कहा है कि हम इसकी सुनवाई पूरे मामले की करेंगे, और ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि बात में दम नहीं है कि ये सूचना लोगों के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक 2019 के मामले में आई है, हम पूरे मामले को जब सुनेंगे उसमें ये सुनवाई होगी और तय होगा कि लोगों को ये सूचना क्या मुहैया कराई जानी चाहिए वेबसाइट पर के नहीं। लेकिन जब ये पूरा मामला आएगा, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल भी ये इस टाइप की ढील देंगे, क्योंकि ये तो लोगों के सूचना का अधिकार है। RTI कानून है हमारे देश में 2005 से, 1950 से संविधान है, और मैं तो ये कह रही हूँ कि कॉन्डक्ट रूल्स जो हैं इलेक्शन के ही, उसी में जो सेक्शन 93 है उसमें लिखा है कि हमारा अधिकार है कि हम फॉर्म 17C पार्ट 1 ले सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट, कैंडिडेट, सिटीजन्स, सबका अधिकार है ये कि वो ले सकें, जिससे कि हम जान सकें कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने लोगों ने वोट किया है किस पोलिंग स्टेशन पे, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन सबके सामने हो। यानी कि कानून सभी हैं, नियम सभी हैं, बस उनका पालन नहीं हो रहा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग आगे अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जितने सवाल उस पर उठ रहे हैं उनका जवाब देगा। हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया अंजलि, शुक्रिया फिर, नमस्कार।